भाई वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब? सभी को मेरे YouTube चैनल विद ही मेड इजी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब भाई? खिलखिलाता चेहरा, मुस्कुराता चेहरा सभी का, प्यारे प्यारे मेरे लॉ स्टूडेंट्स का। कैसे हैं भाई आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसे हैं आप सब। तो आज जो शाम आया हूँ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया हूँ। आज ये बताने आया हूँ, क्या बताने आया हूँ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ना। कौन सा? 1872 वाला? क्या नहीं, 2023 वाला, जो 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ, पूरे देश में लागू हुआ। अर्लियर इसको क्या कहते थे हम लोग? इसी को कहते थे ना इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। आज कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। देखो, इंडियन का मतलब भारतीय, एविडेंस का मतलब साक्ष्य और एक्ट का मतलब अधिनियम है। वही, कोई नया चीज नहीं है। बस क्या किया गया, इसका हिंदी अनुवाद किया गया, साल बदला और कुछ चीजें महज से महज 5 से 7 चीजों को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, कुछ चीजों को ऐड करके बस ला दिया गया। एज इट इज वही है, पूरा का पूरा एविडेंस लॉ नहीं बदला है ना। तो आज बस इंट्रोडक्शन है, कैसे पढ़ना है, कंपैरेटिवली भी पढ़ेंगे हम लोग। पुराने वाले लॉज में क्या था, नए वाले में क्या आया, क्या नहीं आया, सभी चीज़ों को जान लेंगे। पर जानने में कोई बुराई तो वैसे है नहीं। क्यों, कोई बुराई है क्या जानने में? बताओ। तो एक बार कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेंगे। अच्छा, एविडेंस जो है ना, चाहे वो BLLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, BLLB सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो, BLLB थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो, या LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर। ऐसे LLB सेकंड ईयर में तो एविडेंस का कोर सब्जेक्ट है ही, ठीक है, उसको सब्जेक्ट के तौर पे रखा ही गया, सिलेबस में है ही। लेकिन देखा जाता है कि BLLB के फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जो है एविडेंस को नहीं रखा जाता है। तो आपको बता दूं, कॉलेज वाला नहीं रखेगा एविडेंस को, लेकिन एविडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मतलब समझो कि ये हमारा कोर्ट बिना इसके वर्क कर ही नहीं सकता है। चाहे तुम कोर्ट में सिविल मामला ले जाओ या फिर क्रिमिनल मामला ले जाओ, ठीक है, कोई भी मामला ले जाओ ना यार, बिना एविडेंस के कोर्ट कुछ नहीं है। कोर्ट तुमको सिविल मामले में भी एविडेंस मांगेगा, क्रिमिनल मामले में भी एविडेंस मांगेगा ही मांगेगा। और अगर एविडेंस नहीं पढ़े होगे, एविडेंस नहीं समझ में आता होगा कि कौन सा एविडेंस देना जरूरी है, कौन सा रेलेवेंट एविडेंस है, कौन सा इररेलेवेंट एविडेंस है, ठीक है, कौन सा सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, कौन सा कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है, कैसे विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, कैसे विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, कैसे गवाह से सबूत लिए जाएंगे, मतलब साक्ष्य लिए जाएंगे, इन सभी के का प्रोसीजर कौन बताता है? तो हमारा एविडेंस लॉ ही बताता है, ठीक है। कौन बताता है? हमारा एविडेंस लॉ ही बताता है। एक और मन से अपने आप के डाउट को निकाल लेना, अपने मन से जो है डाउट को निकाल लेना। एविडेंस जो है ना, वो एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। ये मत समझना कि एविडेंस सब्सटेंटिव लॉ है, एविडेंस प्रोसीजरल लॉ है। जब एविडेंस को पढ़ने बैठोगे तो दिखेगा कि इसमें तमाम प्रोसीजर ही दिए हुए हैं। कब, कैसे, किस समय एविडेंस लिया जाएगा, कौन लेगा, कौन गवाह का ऐसे कराएगा, कौन गवाह से एग्जामिनेशन ऑन ओथ कराएगा, कौन गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, कैसे तुम जो है कोर्ट में एविडेंस को प्रस्तुत करोगे, ये सभी चीज़ें हमारा एविडेंस लॉ ही बताता है, ठीक है। और तो और मैं बता दूं कि बिना इसके कोर्ट कभी वर्क ही नहीं कर सकता है, अधूरा है, एविडेंस के बिना अधूरा है। साक्ष्य जब तक प्रस्तुत नहीं करोगे तब तक कोर्ट भी किसी निर्णय पर नहीं आएगा।
तो हमारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि चलो भाई बीएलएलबी फर्स्ट ईयर में या बीएलएलबी सेकेंड ईयर में एविडेंस नहीं है, तो जब आएगा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जब आएगा तो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है। कॉलेज वाला रखे या ना रखे, कोर्ट में तुमको कदम रखना है ना, कोर्ट में कदम रखना है तो तुमको तो एविडेंस पढ़ के जाना होगा। ठीक है, 3 लॉज है भाई, 3 लॉज, 3 चलो 4 लॉज ही बोल देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, हर कोई जो है इतना जल्दी जो है सिविल के मामलों को नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो भी आसान है, ऐसा नहीं कि वो टफ है। पढ़ने बैठोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कम से कम ये 3 लॉज तो तुमको आना चाहिए। एक है तुम्हारा एविडेंस लॉ, एक है तुम्हारा सीआरपीसी जो कि अब क्या हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस, और एक तुम्हारा हो गया भारतीय न्याय संहिता मतलब अपना पुराना वाला जो आईपीसी था इसका नाम बदलकर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रखा गया वही, और कुछ भी नहीं। तो ये 3 लॉज तो तुमको आना ही आना चाहिए, तभी जाकर के तुम कोर्ट में इंटर्नशिप कर पाओगे, कोर्ट में खड़ा हो पाओगे, कोर्ट के लैंग्वेज को पकड़ पाओगे। तभी तुम जाकर के जब सिविल कोर्ट में जाओगे, लोअर कोर्ट में जाओगे, जहां पर गवाही का स्टेज हो रहा होगा, केस का जो स्टेज है जो गवाही पे होगा, जहाँ एग्जामिनेशन हो रहा होगा, गवाह से एविडेंस लिए जा रहे होंगे, एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, तुम उसको समझ पाओगे, तुम उसको सुन पाओगे, समझ पाओगे और नोट डाउन कर पाओगे। प्रैक्टिकली तुम्हारा माइंड उसी समय एक्टिव होगा। जब तक एविडेंस नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ भी नहीं। तो वो लोग के बातों में कभी मत आना जो कहते हैं कि आराम से करना, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, एक्टिव बनो और पढ़ना होगा। तो मेरा बात से समझ में आ रहा होगा कि एविडेंस कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट में अगर वर्क करना है, कोर्ट में अगर किसी मामले को निष्पक्षता के साथ उसके निर्णय तक पहुंचाना है तो एविडेंस का जरूरत होगा, चाहे वो पिटिशनर दे एविडेंस या डिफेंडेंट दे, दोनों को अपना अपना साक्ष्य मस्ट है प्रस्तुत करना। नहीं प्रस्तुत करेगा तो केस उसके फेवर में नहीं होगा, यही होगा और क्या होगा, बस हारेगा, अगले के फेवर में केस चला जाएगा, जजमेंट उसके बिहाफ में जाएगा ना कि उसके अगेंस्ट में जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान रखो और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत हो गया, बोलोगे सर बहुत भाषणबाजी करते हैं, चलो फिर एक बार कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है भाई, ठीक है क्या? एक और बात बताएं, एविडेंस का मुख्य तात्पर्य जो है ना हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मतलब अगर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगर नजर में देखें तो एक हमारा वैदिक शुक्ति है, क्या है? वैदिक शुक्ति है कि बताओ बोलो, न च संदेहे दंडम कुरुयात्। इससे समझ पा रहे होंगे, जो संस्कृत के स्टूडेंट होंगे उसको समझ में आ रहा होगा। न च संदेह, बिना किसी संदेह के इसके निर्णय तक पहुंचना। और वो कौन पहुंचाएगा? तो बस और बस हमको पहुंचाएगा कौन? एविडेंस ही तो पहुंचाएगा, अरे साक्ष्य ही तो होगा जो किसी भी केस के निर्णय को या तो फेवर में पहुंचाएगा या अनफेवर में पहुंचाएगा। मतलब एक्यूज्ड को जो है या तो सजा दिलवाएगा या फिर उसको मुक्त करवाएगा, दोष मुक्त करवाएगा। तो बड़ा ही अहम रोल है भाई एविडेंस का। चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, न च संदेह दंडम कुर्यात्। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो है ना बड़ा ही इसका महत्वपूर्ण, इसको जो है ना रिलेट किया जाता है हमारे वैदिक शुक्ति को। जब क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे, जब ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर इसको कई प्रोफेसर जो है, अच्छे जो प्रोफेसर है, इवन बहुत अच्छे जो वकील स्कॉलर्स जो हैं लॉ के, वो भी जो है ना इस शुक्ति को जो है ना रिलेट करते हैं। न च संदेह दंडम कुर्यात्, ठीक है? तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलो फिर आते हैं हम लोग जल्दी से। हाँ भाई, तो जरा हेडिंग डाल लो। क्या डाल लोगे? हेडिंग।
एक तरफ लिख लो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, एक तरफ लिख लो इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, है ना। अब मैं इसको रिलेट कर रहा हूं बड़े ही प्यार से, तो सुनना ही नहीं, नोट भी डाउन भी करते जाना है। सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में आते हैं, तो इसका कब एसेंट होता है, तो 15 मार्च 1872 को एसेंट होता है, ठीक है। इसको लाया जाता है, और इसको कब लाया जाता है भाई बताओ, 25 दिसंबर 2023 को संसद में लाया जाता है, पूर्ण बहुमत के साथ पारित किया जाता है, ठीक है। और तो और 1 जुलाई 2024 से ये इंटायर भारत के नेशन पर क्या होता है, लागू हो जाता है। दिख रहा है ना क्लियर, देखो मैं जरा जी, पूरा क्लियर तो दिख रहा है। 15 मार्च 1872 को क्या होता है, एसेंट होता है, किसका, हमारे एविडेंस का, वो भी किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। अच्छा, ये तो 1 जुलाई 2024 को, ये कब आया, ये संसद में 15 मार्च 1872 को लाया जाता है, ये संसद में 25 दिसंबर 2023 को लाया गया, पूर्ण रूप से पारित कर दिया गया दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से। ये 1 जुलाई को लागू हुआ, ये लागू होता है तुम्हारा 1 सितंबर से, 1 सितंबर 1872, ठीक है। और अगर नोट डाउन करो तो इसको लाने वाले जो थे कौन थे, हमारे जेम्स, पूरा नाम लिख दो, सर जेम्स स्टीफेंस। कौन थे जी, सर जेम्स स्टीफेंस। चाहो तो इसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। इन्होंने ही जो है ना इसका आइडिया कहाँ से लिया था, सर जेम्स स्टीफेंस जो है, इन्होंने जो आइडिया है वो टेलर्स एविडेंस से लिया था। कहाँ से लिया था, टेलर्स एविडेंस से ही लिया था। किसने, सर जेम्स स्टीफेंस ने एविडेंस एक्ट के बनाने को के आइडिया को सर टेलर के एविडेंस से लिया था। कैसा एविडेंस से लिया था, तो चाइल्ड ऑफ ज्यूरी सिस्टम जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसको कहा जाता है चाइल्ड ऑफ ज्यूरी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बात करें, देखो ये सभी चीज बस यहीं तक रह गया। जब ये आया तो इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कल तक इसमें 3 पार्ट हुआ करता था, आज इसमें 4 पार्ट होगा, अभी मैं लिखवा दूंगा, फिलहाल इसका देख लो। अच्छा, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है, मैं कॉमन लिख लेता हूँ कि यहाँ पर भी इसको कहा गया कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है, और यहाँ पर भी इसको यही कहा गया कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है। उसको भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, अगर एक और पॉइंट को रिलेट करो तो इसको एविडेंस लॉ को कहा गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्स फोरी। क्या कहा गया, लैक्स फोरी। अभी आएंगे बताएंगे, अभी हम बताएंगे कि लैक्स फोरी क्या है। यहां पर भी चाहो तो तुम लिख लो कि लैक्स फोरी ही है, ठीक है, क्या है, लैक्स फोरी। चलो फिर, अगर नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं इसको रब कर देता हूँ। दिख रहा है ना क्लियर, हाँ पूरा दिख तो रहा है भाई, क्लियर अच्छे से दिख रहा है सभी को। चलो, अब आप पूछोगे कि सर ये लैक्स फोरी है क्या सर, आप तो लिखवा दिए कि लैक्स फोरी। लैक्स फोरी क्यों एविडेंस लॉ को, क्यों भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लैक्स फोरी कहा जाता है। लैक्स फोरी एक हमारा लीगल मैक्सिम है, ठीक है, कह सकते हैं हम इसको कि एक ये लीगल मैक्सिम, ठीक है। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ फोरम। क्या होता है, लॉ ऑफ फोरम। मतलब
that is applicable only on कोर्ट। कहाँ अप्लाई होगा? तो केवल और केवल न्यायालय में ही अप्लाई होगा और कहीं नहीं होगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि कोर्ट बिना इसके तो इसके वर्क कर ही नहीं सकती है। तो इसी को तो कहा जा रहा है लेक्स स्पोरी, इसी को तो कहा गया अप्लाई ओनली ऑन कोर्ट, अप्लाई ओनली ऑन कोर्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया लेक्स स्पोरी का मतलब। अच्छा, अब आते हैं जरा कि एविडेंस कहाँ कहाँ यूज होगा। एविडेंस जो है, देखो भाई, एविडेंस हमारा क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। तो देखो ये सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड यहां पर भी अप्लाई होगा, भारतीय न्याय संहिता में भी अप्लाई होगा, फुल लिख देता हूं इसको ताकि दिक्कत नहीं हो। भारतीय न्याय संहिता यहां पर भी अप्लाई होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यहां भी अप्लाई होगा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अगर देखा जाए तो ये सभी जगह अप्लाई होगा। चाहो तो लिख दो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब जगह जो है ये एप्लीकेबल होगा। मतलब कि ये प्रोसीजरल लॉ है तो ये सभी जगह जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो भाई जल्दी से। अब आते हैं कि एविडेंस जो शब्द है वो कहां से आया है। तो ये जो एविडेंस नाम का जो ये शब्द है ना, एविडेंस जो शब्द है ये लैटिन टर्म है, एक लैटिन टर्म है। इस कौन? एविडेंसिया। क्या है? एविडेंसिया। मतलब इसका मतलब होता है टू बी वेरी क्लियर। समझे? एविडेंस जो है वो एक लैटिन टर्म है। ठीक है, कहां से आया है? तो एविडेंशिया नाम के वर्ड से आया है। एविडेंशिया वर्ड से आया है। कहां से आया है? एविडेंशिया वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है टू बी वेरी क्लियर। देखो इतना सब कुछ हम बता दिए। जो भी BLLB के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट लोग अगर देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि सर ने एक एक बात को क्या किया है, खोल करके रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जरा आ जाते हैं हम लोग थोड़ा कंपैरेटिवली स्टडी। ठीक है, एक तरफ फिर से हेडिंग डाल लो, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और फिर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना। इधर लिख दो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, लिख दो। चलो आ रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो 1872 का जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इसमें आपको पढ़ना था केवल और केवल 167 सेक्शंस, 167 धाराएं। ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं ताकि हिंदी वालों को समझ में आए। 167 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आए तो अब टोटल सेक्शन हो गया है 170 सेक्शन। कितना हो गया है? 170 सेक्शंस हो चुका है। ठीक है, अब अगर इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 का बात करें तो इसमें केवल और केवल 11 चैप्टर्स हुआ करता था। कितना हुआ करता था बच्चों? 11 चैप्टर्स हुआ करता था। इसमें अगर बात करें तो अब हो गया है 12 चैप्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं। अच्छा, इसमें अगर बात करें क्या तो केवल और केवल 3 पार्ट्स हुआ करते थे। वो
कौन से पार्ट्स होते थे मैं अभी बताऊंगा, बस नोट डाउन करो कि इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 में टोटल नंबर ऑफ पार्ट हुआ करता था 3, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्ट हो गया है 4, ठीक है। तो इतना चीज जो है तुमको देखने को बदलाव मिला कि पहले 167 सेक्शन था, अब 170 सेक्शन हो गया, पहले 11 चैप्टर था, अब 12 चैप्टर हो गया, पहले 3 पार्ट था, अब 4 पार्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं जरा पार्ट्स में, इसको रब कर दूं, चलो नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक। देखो एक एक करके बता रहा हूं, ठीक है। पहले बता रहा हूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, किसका बता रहा हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का बता रहे हैं। अभी जिस 3 पार्ट के बारे में बताया कि इसमें 3 पार्ट हुआ करता था, कितना पार्ट हुआ करता था, 3 पार्ट्स हुआ करता था, ठीक है। वो कौन कौन सा पार्ट था तो लिख लेना कि पार्ट 1 हमारा हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, पहला वाला, कौन वाला, पहला वाला जो कि कहता था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, क्या कहता था, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। इसको हिंदी वालों के लिए मैं आसान कर देता हूं, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में सुसंगत, और इसको कहते हैं तथ्य, ठीक है। सुसंगत तथ्य कौन बताता था, तो पार्ट 1 बताता था। अच्छा पार्ट 2 क्या बताएगा सर, तो पार्ट 2 हमारा जो हुआ करता था वो था ऑन प्रूफ, ऑन प्रूफ के बाद, ठीक है। और हमारा जो पार्ट 3 हुआ करता था, पार्ट 3 जो हमारा हुआ करता था वो होता था तुम्हारा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। क्या हुआ करता था हमारा, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस हुआ करता था, ठीक है। कौन, हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो 3 पार्ट था, तो पार्ट 1 एक रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बताया, पार्ट 2 हमारा ऑन प्रूफ के बारे में बताया, और पार्ट 3 हमारा प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस को कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा उस एविडेंस को प्रस्तुत करने पर, इसके बारे में हमारा था पहला वाला कानून, पुराना वाला। अब आते हैं जरा नए वाले कानून में, ठीक है। किसमें आते हैं हम लोग, जरा नए वाले कानून में आते हैं, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में आते हैं, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब इसमें कितना बताए थे हम कि 4 पार्ट्स हो गए, कितने हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। कौन कौन सा है भाई, तो हमारा पहला पार्ट नोट डाउन कर लेना, पार्ट नंबर 1, PART नंबर 1, जो कि बताता है क्या, प्रीलिमिनरी, ठीक है। ये तुम्हारा प्रीलिमिनरी है, यहाँ पर बताया जाएगा कि इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहाँ कहाँ लागू होता है, तो भाई पूरे इंटायर नेशन पर लागू होता है, ठीक है। पूरे इंटायर नेशन पर अब लागू होता है, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 भी 31 अक्टूबर 2019 से पूरे भारत पे लागू होता था। ठीक उसी तरह हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब 2023 पूरे भारत पर लागू होता है, जब से इस देश में आर्टिकल 370 और 35A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, ठीक है, उसको असंवैधानिक कर दिया गया, उसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया, ठीक है। प्रीलिमिनरी, इसमें तुमको कितना सेक्शन पढ़ना है, तो केवल और केवल सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 ही पढ़ना है बस, जो कि आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 में। किसमें आता है, चैप्टर नंबर 1 में आता है। जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, उसका पार्ट 1 पढ़ोगे जो कि प्रीलिमिनरी और एक्सटेंट के बारे में बताता है, वहां पर तुमको 2 धाराएं पढ़नी होगी, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 जो कि तुमको बताएगा वही जो पार्ट 1 बताता था इंडियन एविडेंस एक्ट का, कौन,
रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है बच्चों, फिर से मैं लिख देता हूं ताकि आसान पड़े, किसके लिए, तुम लोग के लिए, ना कि मेरे लिए। वही सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्य। ठीक है, दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है, बताओ। हमको जहां तक लगता है कि बड़ा ही क्लियर दिख रहा है भाई। हाँ क्लियर तो दिख रहा है, इतना दिख रहा है कि तुम लोग उसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो। हाँ, इसमें एक चीज बताना रह गया, यहाँ बता देता हूँ, जगह तो है नहीं, यहाँ मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बता दें। चलो, जो कि हमारा पार्ट 2 क्या कह रहा था, पार्ट 2 हमारा कह रहा था रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। किसके बारे में, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, है ना। यहाँ तुमको कितना से कितना सेक्शंस पढ़ना होगा, तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा सबसे पहली बात चैप्टर नंबर 3 to 6 पढ़ना होगा। 3 से 6 नंबर का चैप्टर तुमको यहाँ पर क्या होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, और धारा तुमको पढ़ना होगा सेक्शन 3 to 50। कहाँ तक, 3 to 50 तक ही तुमको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, मैंने गलती लिख दिया यहाँ पर, चैप्टर नंबर 2 यहाँ लिख देना। चैप्टर 1 में हम लोग सेक्शन 1 सेक्शन 2 पढ़ रहे थे ना, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम पार्ट 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, उसका चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 3 से सेक्शन 50 तक। सॉरी, मैंने यहाँ पे 3 से 6 लिख दिया था, सेक्शन लिखना था, मैंने चैप्टर लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 3 से सेक्शन 5 तक 50 तक पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट 3 पर। पार्ट 3 पे क्या बताता था, वही ऑन प्रूफ बताएगा। किसका, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पार्ट 3। इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 था ये, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये पार्ट 3 हो गया। और यहाँ तुमको पढ़ना है चैप्टर 3 to 6, और सेक्शन होगा तुम्हारा 51 से 103। ये हो गया, लिख लो। ठीक है, अब आते हैं पार्ट नंबर 4 जो कि बात करता था किसके बारे में, जो पार्ट 3 था इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 का, क्या, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। ठीक है, जहां तक कहां से पढ़ना है, चैप्टर नंबर बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, 3 से 6 हो गया, कुल मिलाकर के 12 चैप्टर है। अरे भाई 4 to 12 ही ना बचा, और यहाँ तुमको सेक्शन पढ़ना है 104 to 170। बस यही था तुम्हारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि मैंने कंपैरेटिवली बता दिया इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 की तुलना में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। अब हमें अपने लेक्चर नंबर 2 में इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। पहले हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जहां पर हमें बताएं, जहां पर पढ़ेंगे कि कहां कहां लागू होता है। प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 उसका डेफिनेशन ग्लॉस पढ़ेंगे। फिर पार्ट 2 में आएंगे जहां रेलेवेंसी ऑफ एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, धारा 3 से 50 पढ़ेंगे। फिर इसी की तरह हम लोग मूव करेंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट को संपूर्ण रूप से बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे 8 से 10 लेक्चर में। ठीक है, और हो सके तो मैं इसको कम करूंगा, 6 से 7 लेक्चर में मैं इसका एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। 6 से 7 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। कल के लेक्चर में ये बताऊंगा कि कितने प्रकार के एविडेंस होंगे। जब मैं एविडेंस को बताऊंगा ना कि एविडेंस किस पर बेस्ड है, तो एविडेंस किस पर बेस्ड है, तो हमेशा हमेशा इसी पर बेस्ड होता है, फैक्ट पर बेस्ड होता है।
अच्छा, फैक्ट जब कोर्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्रूफ बन जाएगा। कैसे बनेगा वो सब चीज़ मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैंने अच्छे से कंपैरेटिवली बता दिया। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो और ख्याल रखो और मुस्कुराते रहो और जुड़े रहना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगा। ये हमको लगेगा कि मेरे बच्चे जो हैं सब कोई समझ भी पा रहे हैं, स्टूडेंट्स। एक्चुअली देखो, बात ऐसा नहीं है कि इसमें मैं एनिमेशन डाल दूँ या फिर इसको हाईली ग्राफिक्स वगैरह आज के जैसे लेटेस्ट ज़माने में जो चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन जो युग में चल रहा है कि क्या कहते हैं आपको, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना वगैरह वगैरह। मैं चाहूँ तो उसको भी करूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं खुद सामने बोर्ड पर आऊँ और हाथ से लिख करके एक एक चीज़ बताऊँ, ताकि आपको लगे कि वाकई में यहाँ पर जो है किसी को है पता इस चीज़ के बारे में, ठीक है? बहुत लोग रट के आ जाते हैं। और एक और बात बता दूँ, लॉ कभी रटना नहीं। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी बताऊँ ऑन कैमरा एकदम फ्रंट बताऊँ और लिख करके बताऊँ, ताकि आप लोगों को सब बात समझ में आए। अगर इतना बताया, अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं बेझिझक जो है रिप्लाई करूँगा और उसका डाउट भी क्लियर करूँगा, ठीक है? तो मिलना फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। हम लोग कल ही लेक्चर नंबर 2 जो है उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो खुश रहो, गुड नाइट, प्रणाम, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।